नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हुन। पढ़ लिया कल अपन ने। कौन थे हुन अंकित? बर्बर जाति, बर्बर जनजाति, खानाबदोश जाति। सबसे पहला साक्ष्य किस वर्ष का मिलता है इनका? दानेश्वर जी आप बताएं। पहला साक्ष्य किस सन का मिलता है इनका? स्कंद गुप्त के समय पहला साक्ष्य नहीं है। इसके पहले का भी 165 ईसा पूर्व चीन में यूची कबीला, यूची जातियों को वहां से भगा के वहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था और दो गुटों में ये बट गए थे। तो पश्चिमी शाखा किधर गई थी आप बताएं? नहीं पता, आप बताओ। पश्चिमी शाखा किस साइड? यूराल पर्वत होते हुए रोम पहुंच गई। कल पढ़ा ना ये? यूराल पर्वत होते हुए रोम पहुंच गई थी। और पूर्वी शाखा चीन, उत्तरी चीन, उत्तरी चीन। इसे श्वेत हुन कहते थे, श्वेत हुन। और हुंगनू कहा जाता था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंद गुप्त के समय में। कब? 455 से 467 ईस्वी के बीच। हुनों का प्रथम नेता कौन था? मोहित जी आप बताओ। तिगिन, गुड, बहुत शानदार। दूसरा कौन था? कविता है। तीन नाम बताए हुनों में मैंने ख्याल। तिगिन, तोरमान, मीरकुल। जब आपको याद है तो दूसरा तो वही होगा, तोरमान। दूसरा कौन था? तोरमान। और तोरमान एक शक्तिशाली शासक। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? एरन अभिलेख से। ठीक, अच्छा। कहाँ शासन करता था? आस्थान आप बताओ। बैक्टीरिया नहीं, ये नहीं था। ये तो बैक्टीरिया में तो इनका बॉस रहता था। ये कहाँ शासन करता था? अफगानिस्तान और कंधार में। अफगानिस्तान और कंधार में शासन करता था। और उसकी दो मुद्राएं मिली है। एक में तो तोरमान लिखा है और दूसरे में क्या लिखा है? पीछे वाले बताएंगे। पीछे वाले उनको अभी तो पता ही नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है, कि मैं कंटिन्यू लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उनको पता ही नहीं था अभी तक, ध्यान ही नहीं है, कहाँ से पता चलेगा। हाँ, दूसरी मुद्रा एक तो तोरमान में लिखा है, दूसरे के ऊपर क्या लिखा है? दोनों ने क्लास अटेंड नहीं की तो दोनों क्या बताओगे? आप भी नहीं बता पाओगे। नहीं, आपको आया था? नहीं आए थे आप? बहुत अच्छा काम किया। हाँ, हुनराज क्या लिखा हुआ है? हुनराज लिखा हुआ है। एक जैन ग्रंथ है जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है, वो है कुवलय माला। जैन ग्रंथ कुवलय माला। और उस ग्रंथ के अनुसार इनकी राजधानी किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के तट पर स्थित पवैया में थी। और इन्होंने पवैया, साकल, एरन, मालवा आदि क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया और मगध, काशी, कौशाम्बी पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित कर दिया। मृत्यु कब हुई इसकी? 515 ईस्वी में। एक ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। क्या जानकारी मिलती है इसके अनुसार? सर, इसमें पता चलता है कि उन्होंने मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकार मेहरकुल को बना दिया था। मेहरकुल कौन था? इसके बारे में पढ़ना है। मेहरकुल इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा था पढ़ने, तो इतना तो पता होगा मेहरकुल कौन था। हाँ, कौन था? हुनों का शासक और उत्तराधिकारी। तोरमान का उत्तराधिकारी। कैसे प्रवृत्ति में कैसे लोग थे ये? बर्बर। तो ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, लिखेंगे इसको, सिर्फ लिखना है। अत्यंत क्रूर मेहरकुल। अंकित पेन लेके ही आना है कल, आज लेके आ रहे जाओगे आप मार्केट है। पैसे ले लेना नीचे से। मेहरकुल अत्यंत क्रूर
वह अत्याचारी शासक, अत्याचारी शासक। कब शासक बना ये? 515 ईस्वी। क्या बात है, सही जवाब एकदम। 515 ईस्वी में। कैसे पता 515 ईस्वी? गुड, ठीक। राजधानी क्या थी इसकी? गंधार। राजधानी गंधार। लेकिन वेनसॉन्ग के अनुसार, वेनसॉन्ग के अनुसार मतलब दो जानकारी के स्रोत हैं, अच्छे से लिख लो। एक तो सुंगयुन का स्रोत और दूसरा वेनसॉन्ग, वेनसॉन्ग का स्रोत। दो स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो सुंगयुन के अनुसार तो गंधार, गंधार राजधानी। लेकिन वेनसॉन्ग बोलता है कि इसकी राजधानी साकल। क्या थी? साकल। राजधानी क्या थी? साकल। राजधानी साकल। बौद्ध विरोधी शासक, बौद्ध विरोधी शासक। बौद्ध विरोधी शासक भारत के बड़े भाग का स्वामी, भारत के बड़े भाग का स्वामी। छठी शताब्दी ईस्वी, छठी शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए, मालवा का कोई एक बड़ा फेमस शासक था, मंदसौर प्रशस्ति है उसकी, मंदसौर। यशो धर्म है ना, बहुत सही बोला, नंदनी जी ने भी सही बोला। लिखेंगे छठी शताब्दी ईस्वी मतलब 530 ईस्वी में मालवा के पराक्रमी शासक यशोधर्मन ने मालवा के पराक्रमी शासक यशोधर्मन ने बुरी तरह परास्त किया, बुरी तरह परास्त किया मालवा का शासक यशोधर्मन। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। कौन था मालवा का शासक? यशोधर्मन। 630 ईस्वी में। मिहिरकुल, मिहिरकुल अब यहां पे एक बात तो अपने को पता चल गई कि मिहिरकुल कौन था? बौद्ध विरोधी था। तो किस धर्म का अनुयायी था? शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी। और बौद्ध धर्म का घोर शत्रु, घोर शत्रु। तो बौद्ध धर्म के 2 शत्रु पढ़े अपन ने, तीसरा भी पढ़ लेंगे। 2 कौन थे जिसको पढ़ लिया अपन ने? बता जरा, नीलम जी आप बता। आज खुशी को घर में छोड़ दिया, हाँ? फिर भी खुश रहो, बताओ। याद नहीं आ रहा। मोहित जी आपको तो पता होना चाहिए। हाँ जी, पुष्यमित्र शोक 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था उसने, है ना? और बौद्ध क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है शुंग वंश की स्थापना हुई कि सम्राट अशोक
बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया उसने, और इसी कारण जो है जनता ने भी उस सम्राट अशोक का विरोध किया था। मौर्यों के पतन के कारणों में लिखा ना अपन ने, एक बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार और उसका आम जनता द्वारा विरोध पड़ा ना। तो ये तो दो शत्रु तो हमने पढ़े। तीसरा कौन, जिसे कल पढ़ा था अपन ने, थोड़ा सा पढ़ा था, शशांक, जिसने बोध गया कि बोधि वृक्ष को काट दिया था। बात क्लियर हो गई है, याद रखना है। तो शैव धर्म का अनुयायी और बौद्ध धर्म का घोर शत्रु। कल्हन के अनुसार, कल्हन के अनुसार, कल्हन के अनुसार उसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर बनाया। वह अत्यंत क्रूर एवं रक्त पिपासु शासक था। अत्यंत क्रूर व रक्त पिपासु शासक था। कल्हन उसकी तुलना विनाश के देवता से करता है। विनाश के देवता से करता है। जैन ग्रंथों के अनुसार वह दुष्टों में प्रथम था। जैन ग्रंथों के अनुसार वह दुष्टों में प्रथम था। दुष्टों में प्रथम था। अब एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं पढ़ा है और इन्हीं से संबंधित, मेर कुल से संबंधित, और ये बताएंगे ये भैया, आप बताओ मिहिर कुल के जानकारी के स्रोत कौन कौन से? मिहिर कुल की जानकारी के स्रोत आप भी बता सकते हैं, बगल वाले नहीं, आप बता दीजिए। ये नहीं, मिहिर कुल की जानकारी के स्रोत नहीं पता, मैंने नहीं लिखवाया आपको, बताया भी नहीं। आप क्यों हंस रहे हैं? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ धनेश्वरी मैडम, आप बता क्या? शुंगयुन और वैनसोंग का यात्रा विवरण। शुंगयुन तो वैनसोंग का यात्रा विवरण हो गया। और दूसरा कल्हन की राजतरंगिनी बताया ना, इतना सारा। कल्हन की राजतरंगिनी के अनुसार क्या था? वो अत्यंत क्रूर शासक था। श्रीनगर में उसने शिव मंदिर बनाया था। विनाश के देवता से वो उसकी तुलना करता है। ये मंसूर अभिलेख, गुड, क्या बात है, तुम तो पढ़ लिख लिए हो, घर चल जाना। मंसूर अभिलेख हमने नहीं, मंसूर प्रशस्ति, क्योंकि ये जो युद्ध का विवरण जो है या यशोधर्मन का जो उल्लेख मिलता है, काय में मिलता है? सिर्फ मंसूर प्रशस्ति में मिलता है। तो 630 ईस्वी में मालवा के पराक्रमी शासक यशोधर्मन ने इसको परास्त किया था। तो ये उल्लेख काय में मिलता है? मंसूर प्रशस्ति में मिलता है। मंसूर प्रशस्ति में मिलता है। जैन ग्रंथ में भी तो उल्लेख मिला है। जैन ग्रंथों में क्या था? दुष्टों में प्रथम। तो जैन ग्रंथ कौन सा पढ़ा अपन ने? कुवलय। तो ये सारी चीजें इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। एक और स्रोत लिखेंगे, ग्वालियर लेख। ग्वालियर लेख में भी गुणों की जानकारी मिलती है। इसमें मिहिर कुल का नाम है। अब मेरे ख्याल से हुण अपन ने पढ़ लिया,
ठीक, प्री के क्वेश्चन इससे संबंधित बनेंगे, मेंस में खून कौन थे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मालवा का शासक यशोधर्मन, थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मालवा का शासक यशोधर्मन। यशोधर्मन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। यशोवर्मन अलग है, वो राजपूत शासक था, हम यशोधर्मन की बात कर रहे हैं। मालवा का शासक यशोधर्मन 530 ईस्वी। मालवा का शासक यशोधर्मन कब? 530 ईस्वी के लगभग में इसका उल्लेख मिलता है, ज्यादा जानकारी के स्रोत नहीं है। मंदसौर के समीप प्राप्त लेख से यशोधर्मन के पिता का नाम प्रकाश धर्मन, पिता का नाम प्रकाश धर्मन, प्रकाश धर्मन। मंदसौर में इसे अधिराज भी बोला गया, प्रकाश धर्मन को अधिराज, अधिराज। पिता का नाम प्रकाश धर्मन मिलता है और उसे अधिराज कहा गया। मंदसौर प्रशस्ति मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति कब? 630 ईस्वी। यह ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मन का चित्रण उत्तर भारत की चक्रवर्ती शासक के रूप में करती है, चक्रवर्ती शासक के रूप में करती है। उसके द्वारा मिहिर कुल को पराजित किया गया, मिहिर कुल को पराजित किया गया। पहले भी पढ़ा तुमने, मिहिर कुल को पढ़ा, तब भी पढ़ा, ये तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। फिर दूसरा है हरिसेन का अजंता लेख, हरिसेन का अजंता लेख से पता चलता है कि गुजरात, मालवा, कौशल, गुजरात, मालवा, कौशल, आंध्र, कुंतल, ये छोटे छोटे राज्य थे, आदि पर उसका अधिकार था। अब यहाँ जो दिमाग वाला बच्चा है वो सोच सकता है कि हरिसेन तो समुद्रगुप्त के समय में था और हरिसेन का समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक, तो हरिसेन लगभग 10-15 साल इससे पहले होगा और 10-15 साल बाद तक हो सकता है, लेकिन 630 ईस्वी तक तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही है। अब ये मैंने ये बना दिया यहाँ पर, है ना। अब 1976 का डेट ऑफ बर्थ है, तो 2076 तक अधिकतम जीऊंगा तो जीऊंगा, है ना। उसके बाद तो उसके बाद तो कुछ नहीं, लेकिन ये तो रह सकता है ना। और इस पर आगे चलकर मेरा कोई उत्तराधिकारी इसे और बेहतर तरीके से
संचालन कर सकता है। तो उसका जो अजंता का गुफालेख है उसके ऊपर बाद में किसी ने ये लिखा है, ये है उसका मतलब। ऐसा नहीं कि उसी ने लिखा है, उसके गुफालेख पर है। क्लियर एकदम। जैसे अपन ने कौशाम्बी अभिलेख पढ़ते हैं, सम्राट अशोक का था, फिर उसके ऊपर प्रयाग लेके चले गए, उस पे अकबर का भी उल्लेख है, जहांगीर का उल्लेख है, समुद्रगुप्त का उल्लेख है, सबका उल्लेख है उसके ऊपर। ठीक, क्या लिखा आपने? हरिशेन के अजंता लेख से पता चलता है कि गुजरात, मालवा, कौशल, आंध्र, कुंतल आदि पर उसका अधिकार था। मंदसौर प्रशस्ति में जनेंद्र कहा गया है, जनेंद्र कहा गया है, जनेंद्र कहा गया है। उसका पूरा नाम जनेंद्र यशोधर्मन था, जनेंद्र यशोधर्मन था। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है, किस वंश का शासक था? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी। ओलिकर वंश का। जनेंद्र यशोधर्मन तो उसका पूरा नाम था, यशोधर्मन मिलता है कहीं कहीं पर, उसे जनेंद्र भी कहा गया, तो ये बोल दिया गया कि इसका पूरा नाम क्या था? जनेंद्र यशोधर्मन था। लेकिन किस वंश का शासक था ये? ओलिकर वंश का शासक था। ओलिकर वंश से संबंधित शासक था। क्लियर एकदम। क्या पढ़ा अपन ने? मंदसौर प्रशस्ति पढ़ा अपन ने, ओलिकर वंश पढ़ा, और मालवा का राजा यशोधर्मन। किससे युद्ध हुआ था इसका? मिहिर कुल से। कब? 630 ईस्वी, 530 ईस्वी, 530 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे कन्नौज का मौखरी राजवंश। कन्नौज का मौखरी राजवंश। कन्नौज कहाँ पर है? हाँ? कहाँ पर? पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान में तो तक्षशिला है। इसमें नहीं है। कन्नौज की बात कर रहे हैं। कन्नौज का मौखरी वंश। ये छोटे छोटे राजवंश और इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कल भी बताया था, और बड़ी दिक्कत वाले क्वेश्चन होते हैं। कल हमने इसके 2-3 शासकों के नाम बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे? हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। ठीक है। कन्नौज का मौखरी राजवंश यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात, यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात। अब अपन ने पढ़ा यशोधर्मन का शासन कहाँ कहाँ पर? गुजरात, मालवा, कौशल, आंध्र, कुंतल, ये सारे प्रदेशों पर उसका शासन था। और इसके बाद में ओलिकर वंश का पतन, तो उसके अवशेषों पर एक नया साम्राज्य स्थापित हुआ। तो यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यावर्त का शासन, आर्यावर्त का शासन मौखरियों के अधिकार में आ गया। मौखरी मूलतः गुप्त वंश के सामंत थे, गुप्त वंश के सामंत थे, परंतु गुप्तों के निर्बल होने पर
स्वतंत्रता की घोषणा करती। गुप्तों की स्वतंत्र होने, गुप्तों के निर्बल होने पर स्वतंत्रता की घोषणा करती। मौखरी कौन थे? ये क्वेश्चन है, ठीक। तो मूलतः गया जिले के निवासी, ये क्वेश्चन भी बना है, मूलतः गया जिले के निवासी। और दूसरी लाइन हमने बता दी, क्या बताई दूसरी लाइन? गुप्तों के सामंत थे। तीसरी लाइन बताई, यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात इसने आर्यवर्त पर अपना शासन स्थापित कर लिया। क्लियर है एकदम बात? कालांतर में कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया। कन्नौज में अपना राज्य स्थापित किया। कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और यहीं से कन्नौज अब धीरे धीरे महत्वपूर्ण होते चला जाएगा। और कन्नौज पर अधिकार करना मतलब चक्रवर्ती सम्राट होने की निशानी मानी जाएगी। यहीं से शुरुआत होती है। जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत, जानकारी के स्रोत की यदि बात करें तो वानभट्ट का हर्षचरित, वानभट्ट का हर्षचरित, क्योंकि इसी वंश के समानांतर थानेश्वर साइड में एक नया वंश शासन कर रहा है, वर्धन वंश, जिसे हम कल पढ़ने वाले, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्ष वर्धन, वो वंश इसी के समानांतर शासन कर रहा है, ठीक। और वहां पता चल, अभी आज ही पढ़ लेंगे कि वर्धन वंश से इनके वैवाहिक संबंध होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हर्षवर्धन का जो राजकवि है वानभट्ट, वो हर्षवर्धन के बारे में लिखेगा तो इनके बारे में भी लिखेगा। तो जानकारी का स्रोत कौन सा है? वानभट्ट का हर्षचरित। हरहा लिख, हरहा लिख, हरहा लिख दूसरा जानकारी का स्रोत है। हरहा लिख, हरहा लिख यूपी के बाराबांकी जिले में, बाराबांकी जिले में, यूपी के बाराबांकी जिले में खोज 1915 में, खोज 1915 N.H. शास्त्री, N.H. शास्त्री। यह लेख मौखरी वंश के शासक ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया। प्रमुख 4 शासकों की जानकारी मिलती है इससे, 4 शासकों की जानकारी मिलती है। और 4 शासक थे, अभी फिर से भी बता दूंगा, एक बार पहले कंप्लीट हो जाए। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, ईशान वर्मा। क्या बताया, क्या पढ़ रहे हैं अपन? हरहा अभिलेख कहाँ मिला है? ये उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में, खोज 1915 में। किसके द्वारा? H.N. शास्त्री के द्वारा। किसने खुदवाया इसे? ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा, ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया। 4 मौखरी शासकों की जानकारी मिलती है, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और ईश्वर वर्मा। ये 4 शासकों की जानकारी मिलती है। तीसरा है जौनपुर
का लेख, जौनपुर का लेख, जौनपुर, जौनपुर की मस्जिद प्रसिद्ध है, किसने बनाई थी? जौनपुर की मस्जिद। ये सामान्य सा क्वेश्चन है। नहीं पता? ऑनलाइन वाले जयंत कुमार जी, जौनपुर के शर्की शासक इस्लाम शाह शर्की, अब तो याद आ गया, इस्लाम शाह शर्की। तो जौनपुर लेख, जौनपुर की मस्जिद, और यहाँ पर हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा की जानकारी मिलती है। नहीं आए सर? जौनपुर का लेख, इसमें काय की जानकारी? जौनपुर की मस्जिद, 3 शासकों के नाम, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा की जानकारी मिलती है। फिर है औसीर मुद्रा लेख, औसीर मुद्रा लेख, सर्व वर्मा की जानकारी मिलती है। हाँ, असीर मुद्रा लेख, इसमें सर्व वर्मा की जानकारी मिलती है। बड़वा यूप अभिलेख, बड़वा यूप अभिलेख, बड़वा यूप अभिलेख, एक और अभिलेख है, उसको भी लिख लेते हैं, सोहनाग अभिलेख, सोहनाग अभिलेख, सोहनाग अभिलेख। ये जो बड़वा यूप अभिलेख है, ये राजस्थान के बड़वा प्रांत में या राजस्थान प्रांत में, राजस्थान प्रांत में, और सोहनाग अभिलेख देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला यूपी में, और ये बड़वा में मिलता है। बड़वा जिला है लेकिन राजस्थान, राज्य कौन सा है? राजस्थान। अभी जिस तरीके से इस बार जो सिलेबस बदला है, इस बार जो सिलेबस बदला है उसके अनुसार पूरा यकीन है कि अब दिल्ली सल्तनत या मुगल काल, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि हर बच्चा इन वंश से इनकी जानकारी रख सके। भाई जब एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अब लोग बाग उसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर किताबें लिखना शुरू कर देंगे, सब कुछ होगा। ठीक, तो इसलिए ऐसे वंश को हमें अब खोज के पढ़ना है। कैसे? खोज के पढ़ना है, नहीं तो खोदने चल जाओगे, अंकित का कोई भरोसा नहीं रहता। क्लियर हो गया है? जानकारी के स्रोत तो वानभट्ट का हर्षचरित, हरहा लेख, जौनपुर का लेख, बड़वा यूप अभिलेख, सोहनाग अभिलेख। हर्षचरित में उन्हें मुखर वंश तथा कादंबरी में मौखरी वंश का है। हर्षचरित किसकी रचना है? वानभट्ट की। और कादंबरी किसकी रचना है? ये भी वानभट्ट की। दोनों वानभट्ट की रचना है, लेकिन दोनों में अलग अलग, एक जगह मुखर वंश बोला है तो दूसरी जगह मौखरी वंश बोला गया है। स्पष्ट है कि मुखर नामक आदि पुरुष की संतान थे। आदि पुरुष की संतान थे
मतलब ये मौखरी जो है ये इनका कोई गोत्र नहीं है, ये क्या है, किसी का नाम है, और यहीं से उनकी वंशावली मिलती है, तो इसलिए क्या बोल दिया इन्हें, मौखरी वंश। यही से मौखरी वंश की शुरुआत हुई है। उनके लेखों में उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। उनके लेखों में उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। कन्नौज के मौखरियों के इतिहास का पहला शासक, पहला शासक यदि हम बात करें तो वो है हरिवर्मा। हरिवर्मा लगभग 510 ईस्वी में। अब देखो इस समय कौन शासन कर रहा था गुप्त वंश में, 510 ईस्वी पूर्वगुप्त है। कौन सा अभिलेख उससे संबंधित, ये एरन अभिलेख किससे संबंधित है, भानु, तो भानुगुप्त शासन कर रहा था, पूर्वगुप्त नहीं, भानुगुप्त 510 ईस्वी में, क्योंकि एरन अभिलेख के समय की बात है ये। तो ग्रह वर्मा का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त वगैरह उत्तरवर्ती गुप्त सम्राट थे और ये कैसे कमजोर थे, इस कारण ये जो छोटे छोटे शासक जो इनके सामंत थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो इससे पहले किसी मुखर नामक शासक का नाम तो मिलता है, व्यक्ति का नाम मिलता है जो इनके पितृपुरुष, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। पहले शासक के रूप में यदि किसी का नाम मिलता है तो वो है हरिवर्मा, और सन कब, 510 ईस्वी के बीच में। महाराज की उपाधि धारण की इन्होंने, महाराज की उपाधि, महाराज की उपाधि धारण की। इनके बाद में आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा, और आदित्य वर्मा के बाद में ईश्वर वर्मा, ईश्वर वर्मा, ये शासक मिले। इसके बाद में ईशान वर्मा, कोई बड़े शासक नहीं थे, ईशान वर्मा, यहां से शुरू होता है इनका शासनकाल। अभी तक इनकी महाराज की उपाधि धारण करते थे और महाराज सामंतों की उपाधि हुआ करती थी, पहले भी पढ़ा अपन ने। ईशान वर्मा, इसके बारे में लिखेंगे 550 से 574 ईस्वी, 550 से 574 ईस्वी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अफसर अभिलेख, अभिलेख, ये इससे दो लोग संबंधित हैं, एक तो ईशान वर्मा और दूसरा गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त द्वितीय, दो लोग इससे। अफसर अभिलेख, अफसर अभिलेख, दो शासक इससे संबंधित, एक ईशान वर्मा और दूसरा कुमार गुप्त द्वितीय। लिखेंगे इसे, डिटेल में लिखेंगे अब आगे। अफसर अभिलेख के अनुसार अफसर अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त द्वितीय और ईशान वर्मा के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें
कुमारगुप्त द्वितीय ने हाँ जी बिल्कुल, अप्सर अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मा को नहीं सॉरी कुमारगुप्त द्वितीय और ईशान वर्मा के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कुमारगुप्त द्वितीय ने ईशान वर्मा को पराजित कर मगध को मौखरियों से छीन लिया। मगध को मौखरियों से छीन लिया। मौखरियों का राज्य, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है, भीषण युद्ध हुआ जिसमें कुमारगुप्त ने मौखरियों से मतलब ईशान वर्मा से मगध को छीन लिया और ईशान वर्मा का शासन केवल कहाँ रह गया? मूलतः ये कहाँ के शासक थे? कन्नौज के आसपास ही सीमित रह गया। कन्नौज के आसपास ही सीमित रह गए। ईशान वर्मा बौद्ध धर्म का पोषक था। बौद्ध धर्म का पोषक था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे और 2-3 शासक और उसके बाद एक बड़ी कहानी। एक है सर्ववर्मा। सर्ववर्मा ये एक शासक। उसके बाद में अवंती वर्मा। अवंती वर्मा और अवंती वर्मा के बाद में गृहवर्मा। गृहवर्मा। सर्ववर्मा 586 ईस्वी में शासक बना। सर्ववर्मा 586 ईस्वी में शासक बना। उसके बाद अवंती वर्मा पुष्यभूति वंश के साथ वैवाहिक संबंध, और इसका अंतिम शासक गृहवर्मा। गृहवर्मा अंतिम शासक कौन है? गृहवर्मा। 600 ईस्वी से 605 ईस्वी तक। अब यहां एक कहानी कल से संबंधित है, लेकिन आज हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा तैयार रहेंगे। कल एक बड़ा वंश हमें पढ़ना है, वर्धन वंश। तो वर्धन वंश की एक कहानी हम देखते हैं। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति। कहाँ शासन कर रहा था ये? थानेश्वर। थानेश्वर में शासन कर रहा था। एक ये बात चल ठीक। एक बंगाल का गौड़ वंश, बंगाल का गौड़ वंश वो बंगाल में शासन कर रहे हैं, और एक शासक का नाम है शशांक। एक है उत्तर गुप्त। उत्तर गुप्त या परवर्ती गुप्त। अब इसमें एक शासक का नाम पढ़ा अपन ने, कुमार गुप्त द्वितीय। तो इससे जो है ये मौखरी वंश से शत्रुता पहले से है। मौखरी वंश से पढ़ा अपन ने। इसने कुमार गुप्त द्वितीय ने ईशान वर्मा को पराजित किया और मगध वापस छीन लिया। पहले उन्हीं का था, गुप्तों का ही था। इन्होंने जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया था, वापस वहां से खदेड़ दिया और ये कन्नौज तक सीमित रह गए। अब जब बड़ी ताकत कोई हो तो फिर हमें दूसरी जो क्षेत्रीय शक्तियां है उससे समझौता करना पड़ा। तो अब उत्तर ये जो वर्धन वंश और मौखरी वंश के बीच में यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। प्रभाकर वर्धन की बात कर रहे हैं।
थानेश्वर का जो उत्तराधिकारी है वो है प्रभाकर वर्धन। शांतिपूर्ण शासन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 बच्चे हैं इसके, एक राजवर्धन, एक राजश्री और एक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अब 600 ईस्वी की बात करते हैं। 600 ईस्वी, 600 में मौखरी वंश का शासक कौन बन गया? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा 600 ईस्वी में ये मौखरी वंश का कन्नौज का शासक बना। और यहाँ पर कौन शासन कर रहा है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। सब कुछ सही चल रहा है। प्रभाकर वर्धन को लग रहा है कि मेरे जैसा सुखी कोई आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बेटे हैं मेरे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, यंग है एकदम, और एक पुत्री भी है। तो उसने सोचा कि अब इसका विवाह हो जाए अच्छे घर परिवार में और गंगा नहा ले। हुआ भी वही। और राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रहवर्मा से। राजश्री का विवाह कन्नौज पर अधिकार। अब कन्नौज से इनके अच्छे संबंध हो गए। कन्नौज उस समय बड़े शासक के रूप में उभरता हुआ साम्राज्य था। तो इनको लगा कि अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया। लेकिन ये बात इनको अखर गई। किसको? कुमार गुप्त को नहीं, उत्तर गुप्त जो भी शासक रहा होगा, अभी अपन पढ़ेंगे। इसने बंगाल का शासक, गौड़ शासक शशांक, इससे मिलकर एक संगठन बनाया। और उसी साल क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। देखो 605 ईस्वी में देखो ये हंसता खेलता परिवार कैसे बिखरता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, राजवर्धन वहां का शासक बना। ये इनका जो संगठन बना था, उन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, राजवर्धन को बंदी बना दिया। राजश्री को बंदी बना दिया। राजवर्धन उसका बदला लेने के लिए गया, उसकी धोखे से हत्या कर दी। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इसको बंदी बना लिया। बचा कौन है? हर्षवर्धन, छोटा भाई था। उसको पता भी नहीं था कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। 17-18 साल की उसकी उम्र थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे कल, वर्धन वंश के समय में। इतना याद रखना कि हमने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाई थी वो क्या थी। अब हम वापस ग्रहवर्मा के साथ। तो ग्रहवर्मा कब से कब तक शासन है इनका? 605 ईस्वी तक, 600 से 605 ईस्वी तक। थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री के साथ विवाह संपन्न हुआ। मालवा के उत्तर गुप्त वंशी शासक देवगुप्त तथा बंगाल के गौड़ वंशी नरेश शशांक के बीच दूसरी संधि हुई। देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर
ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। राजश्री को बंदी गृह में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। हर्षचरित में देवगुप्त के नाम का कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। उसे केवल मालवा का दुष्ट शासक कहा गया है, दुष्ट शासक कहा गया है। क्लियर हो गया एकदम? मौखरी वंश कहाँ का? कन्नौज। और मालवा का कौन सा वंश पढ़ा अपन ने? यशोधर्मन, ओलीकर वंश। मालवा का ओलीकर वंश। थोड़ी सी जानकारी हम इसकी पढ़ेंगे 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक। वर्धन वंश, वर्धन वंश कहाँ के शासक थे? वर्धन वंश थानेश्वर। कहाँ पड़ता है थानेश्वर? जैसे कन्नौज की बात की थी, भूल गया। कन्नौज यूपी में, कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में। इसी प्रकार थानेश्वर कहाँ पर? हरियाणा। थानेश्वर कहाँ पर? हरियाणा में। 6वीं 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश, इसे दूसरा वंश कौन सा बोलते हैं? पुष्यभूति वंश। और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था इसका? हर्षवर्धन। कौन आए थे इसके शासन काल में? वेंसॉ। कहाँ से आया था? चीन से। चीन से। स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति। नाम उसका पुष्यभूति था, इसलिए इस वंश का नाम भी क्या पड़ गया? पुष्यभूति वंश। जानकारी का स्रोत क्या है? इस वंश की जानकारी का स्रोत एक सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे, हर्षचरित। वानभट्ट का हर्षचरित, इससे जानकारी मिलती है। जैसे कादम्बरी भी है, लेकिन वो ऐतिहासिक बुक नहीं है, उसमें कुछ अलग चीज का वर्णन किया है। लेकिन ऐतिहासिक जानकारी राजाओं की वंशावली कहाँ से मिलती है? हर्षचरित। तो वानभट्ट के हर्षचरित में इस राजाओं की वंशावली मिलती है। कौन थे ये? कौन थे? जैसे पुष्यभूति वंश के शासक कौन थे? तो जैसे ये मौखरी थे वैसे ये थे, जैसे मौखरी थे वैसे ये थे, मतलब गुप्तों के सामंत थे। प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे, लेकिन जैसे गुप्त वंश कमजोर पड़ गया, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्लियर होगी? और जैसे वो कन्नौज के सामंत थे, ये कहाँ के थे? हरियाणा के, थानेश्वर के सामंत थे। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। शिव भक्त थे। कौन? पुष्यभूति। पुष्यभूति शिव भक्त थे और भैरवाचार्य नामक शैव सन्यासी का इनके ऊपर प्रभाव था। ये डिटेल में कल हम पढ़ेंगे। इनका उत्तराधिकारी कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, और इनसे 3 संतानें थी। तीनों के नाम बता दिए मैंने। कौन कौन से? राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे छोटा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात कौन शासक बना? राजवर्धन। बहुत ही कम समय के लिए, मुश्किल से 1 माह भी उसका शासनकाल नहीं था। हुनों के आक्रमण का भी इनको सामना करना पड़ा। हुनों के आक्रमण कब से कब तक? जैसे मीरकुल की बात करें, मीरकुल तो 515 में तो शासक बना मीरकुल।
तो उसके बाद में भी उसके आक्रमण होते रहे। शासक बना, बड़ा दुष्ट शासक था, बौद्ध विरोधी था। अब हम इधर बात करते हैं तो जैसे हर्षवर्धन की बात करते हैं तो 630 ईस्वी के लगभग नर्मदा नदी के तट पर उसे किसी ने बड़ी बुरी तरीके से पराजित किया था। यह उल्लेख मिलता है तो 630 ईस्वी में कौन? हर्षवर्धन। तो इससे पहले प्रभाकर वर्धन का शासन था। तो प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में या राज्यवर्धन के शासनकाल में वर्धन शासकों को भी हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। अभी एक कहानी पढ़ी अपन ने कि राजश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन दो लोगों ने एक संगठन बनाया था, क्या नाम था? शशांक और देवगुप्त। देवगुप्त को इसमें क्या बोला गया है? शशांक को दुष्ट नहीं, देवगुप्त को क्या बोला गया है काय में? हर्षचरित में मालवा का एक दुष्ट शासक, मालवा का एक दुष्ट शासक, अब मालवराज जिसे कहते हैं, इसके द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई थी। और वहां से शुरू होता है हर्षवर्धन का शासन काल, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। और फिर जैसे गुप्त साम्राज्य ने बड़े शासन की स्थापना की, गुप्तों के बाद में यदि कोई बड़ा शासक बना है तो वह है हर्षवर्धन, जिसने लगभग आधे से अधिक भारत पर शासन किया। बड़ा महत्वपूर्ण शासक है। कल इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।